अनम्यूट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही, खैर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। आकाश, नैन्सी, प्रिया, प्रिया यादव, शीतल रावत, नेहा चौरसिया, लेखा उनियाल, राज सिंह। 6 ही बच्चे अभी क्या हैं, अभी हैं लाइव लाइव में। तो सभी लोगों को जरा ना फटाफट भेज दो यार, है ना। सानिया अंसारी, अक्षरा आ गई, बहुत बढ़िया। आकाश सिंह, तनिष, अलका भदौरिया, बहुत बढ़िया। तो फटाफट जितने लोग आ रहे हैं, 11 लोग आ चुके हैं और हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये काम करना पड़ेगा, पानी गर्म पानी लेंगे। तो जरा शुरू करते हैं। तो बस एक आध मिनट की और देरी। आज तो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं यार। कल जो हमने पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ लिया है, कल अच्छे से पढ़ा, घर जाके फिर से किताब खोली और किताब खोलने के बाद आप लोगों ने वापस मतलब उसको पढ़ा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आज आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। 100% गारंटी है मेरी इस बात की कि आपको वो सारी बातें याद हो जाएंगी। टॉपिक क्या था, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं। हमने टॉपिक शुरू करा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये टॉपिक था, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन। इसी में हमने एक टॉपिक पढ़ा यूटिलिटी। क्या पढ़ा था? यूटिलिटी, ठीक है। अब इसके पीछे की बहुत सारी कहानी थी, इसे कहते हैं उपयोगिता। आप लोगों को याद है उपयोगिता मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब कोई बताएगा मेरे को आंसर? हेलो तनुष, 11 बच्चे आ गए हैं और बच्चे आए नहीं हैं। आप सभी लोगों को लिंक भेज दो अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। और कोई मुझे बताए जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी, प्रिया ने आंसर लिखा है। आंसर लिखा है, प्रिया ने आंसर लिखा है सेटिस्फेक्शन। बहुत बढ़िया। तो कर ही रहे हैं, शुरू ही ये बात कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन मीन्स यूटिलिटी। हमने यही तो बात करी थी कि यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन है। यूटिलिटी का मतलब ही संतुष्टि है, ठीक है। अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ 2 लोग थे, कौन कौन थे वो 2? एक प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, और दूसरे थे प्रोफेसर हिग्स। प्रोफेसर मार्शल क्या बताते हैं? प्रोफेसर मार्शल बताते हैं कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को बताते हैं। इसे कहते हैं उपयोगिता का गणनावाचक माप। मतलब उपयोगिता, वही उपयोगिता जिसको हम बोल रहे हैं, उपयोगिता बोलो या फिर क्या बोलो, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि बोलो। तो उपयोगिता का गणनावाचक माप, गणनावाचक माप। और वहीं पर प्रोफेसर हिग्स क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यही तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। उपयोगिता का क्रमवाचक माप, उपयोगिता का क्रमवाचक माप। तो भाई क्या कह रहे थे? कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाले बोल रहे हैं, वो साफ साफ से एक बात बोलते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को, मतलब यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, ये यूटिलिटी को गिन सकते हैं, ठीक है। ये मेजरेबल है, ठीक है। और जबकि प्रोफेसर हिग्स ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट वाले क्या बोलते हैं? इट इज नॉट मेजरेबल, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये बोलते हैं मेजर कैसे कर सकते हैं? नंबरिंग में 1 2 3 4, देन जितना भी कंजप्शन करोगे उस कंजप्शन को आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो, नंबर दे सकते हो। और इसी को लेकर हमने क्या बोला था कि जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है उसके 2 मेन टॉपिक आ जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो मैंने बता दिया, अब मैं आगे का सब कुछ आगे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आप सभी लोग, जैसा कि आपको पता है कि जितने लोग आ जाएं, तो साथ ही साथ क्या करना है आप लोगों को? उसको लाइक भी कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल को, तभी आप क्या कर सकते हो? इसमें कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट वगैरह करने की इजाजत तभी मिलती है, ठीक है। तो एक तो आप उसको लाइक कर दो,
जो हमारी वीडियो चल रही है अपने दोस्तों तक भेज दो, ठीक है, और हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो एक काम इतना जल्दी जल्दी फटाफट कर दो, फटाफट फटाफट जल्दी से। और हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, क्या बोलते हैं इसे हम, टीयू कुल उपयोगिता और एमयू सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। भाई एक बात ध्यान रखना, टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। आप लोगों को ध्यान होगा कि कल हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की डेफिनेशन पढ़ी। अब वो डेफिनेशन में मैं आपको पहले बता देता हूं, ये पहले के टाइम से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, कई बार पहले से, मतलब शुरुआत से ही पूछा जाता है। मतलब एक तरीके का ये आप ये कह लो पुश्तैनी सवाल है, 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है, जो पुस्तकों से पूछे आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और उम्मीद है कि थोड़ा सा हल्का लेवल देना है इस टॉपिक से, तो ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है। बड़ा आसान है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा है। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। कितने लोगों को याद है टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को याद है भाई टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? हमने क्या बोला था टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स, डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट। इसका मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन। टीयू का मतलब क्या था? इसका मतलब था टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा कहां से? डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। अब ऑल यूनिट्स किसके भाई? ऑफ गुड्स। कोई भी आप वस्तु ले रहे हो उसके, अब हिंदी में लिख नहीं रहा भाई, मैं इंग्लिश में समझ लेना, समझा देता हूं वैसे ही, कि ये सभी इकाई, जो भी आप वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सभी इकाइयों का क्या करना होगा आपको? उपभोग। उपभोग, और उस उपभोग से जो कुल संतुष्टि मिलती है, जो कुल संतुष्टि मिलती है, वही आपका क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन या फिर टोटल यूटिलिटी। यही तो बताया था हमने, क्या बताया था कि उसी को क्या कहते हैं? टोटल सेटिस्फेक्शन। नमस्ते भावना, ठीक है, तो ये आपको पता है टोटल सेटिस्फेक्शन मींस टोटल यूटिलिटी। बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जब पढ़ रहे हो, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का इकोनॉमिक्स में दूसरा नाम क्या है? यूटिलिटी। और जब हम टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब टीयू की बात कर रहे हैं, मतलब कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कुल संतुष्टि से इसका मतलब है। सीधा सीधा मतलब किससे है? कुल संतुष्टि से है। किससे मतलब है भाई? कुल संतुष्टि से है, ठीक है। तो कुल संतुष्टि से जो मतलब है ना इसका, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा कुल संतुष्टि? तो आप बोलोगे कुल कितनी वस्तुओं का उपभोग करोगे, जितनी वस्तुओं का उपभोग करोगे, इसका मतलब जितने यूनिट्स का, गुड्स का, मतलब एक गुड्स की जितनी यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे, उससे जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी को हमने टोटल यूटिलिटी बोला है। और जबकि ये मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोला है भाई हमने? ये मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोला है? तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या लिखा हमने? एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। एवरी नेक्स्ट यूनिट, इसे एडिशनल यूनिट भी बोल सकते हैं, से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या था भाई? संतुष्टि, और प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि। प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि एक्चुअल में जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं,
तो हम ये जानते हैं इकोनॉमिक्स में कि अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंजप्शन करना। कंजप्शन करना क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब कंजप्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हम उस कंजप्शन करने वाला व्यक्ति बोले तो कंज्यूमर, तो जो कंजप्शन करने वाला जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे, तो द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर उसको समझेंगे। अब हमने समझा कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे पता चलेगा कि भाई वो क्या लेता है, वो किसी भी गुड्स को लेने के बाद संतुष्टि लेता है, सेटिस्फेक्शन लेता है, और वो चाहता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले। कंपेयर करें तो दूसरे से ज्यादा मिल जाए, ये कह सकते हो, मगर वो अपने आप में ही संतुष्ट होना चाहता है, सेटिस्फाई होना चाहता है। तो हमने बोला कि टोटल यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन है। तो जब सारी यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, और एवरी नेक्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलोगे। एवरी नेक्स्ट यूनिट का मतलब क्या है? यहां पर कंजप्शन के बिहेवियर की बात हो रही है कि एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। समझना कैसे बिहेव करता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। एक कंज्यूमर ने, मैंने अभी आपको बताया कि मान लो वो समोसे खा रहा है, समोसे का कंजप्शन कर रहा है, या मान लो ब्रेड पकौड़े का कंजप्शन कर रहा है, या फिर सेब का कंजप्शन कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने कराया तो सही, तो हमने लिखा था यूनिट्स, कितने यूनिट्स ले रहा है, यहां लिख दिया हमने टोटल यूटिलिटी, यहां लिख दिया हमने मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने लिखा। ठीक है, हमने लिखा 0 का कंजप्शन करेगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा? टोटल सेटिस्फेक्शन 0 होगा। 1 यूनिट का सेटिस्फेक्शन कर रहा है तो 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2 का कर रहा है तो 18 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 3 का कर रहा है तो 24 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 4 कर रहा है तो 28 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 कर रहा है 30 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 6 कर रहा है तो भी 30 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 7 कर रहा है तो मान लो 28 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आपने ये टेबल देखी थी लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट जो हमने कल जो हमने पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि ये क्या बताया जा रहा है कि अगर वो सिर्फ एक गुड्स ले रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन 10 है, अगर वो 5 ले रहा है तो टोटल सेटिस्फेक्शन 30 है। क्योंकि प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी चलता है, और वो कहते हैं कि हम अपने कंजप्शन को क्या दे सकते हैं? नंबर दे सकते हैं, और वही नंबर हमने यहां पर दिया। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि पहली यूनिट से कितना खाया। अब 0 यूनिट पे तो कुछ खाया नहीं, उसने कुछ कंजप्शन ही नहीं करा, मतलब कुछ कंजप्शन नहीं तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। बट एवरी नेक्स्ट से कितना हुआ? 10 - 0, तो 10 का सेटिस्फेक्शन फर्स्ट ने मिला। सेकंड से कितना मिला? तो 18 - 10, मतलब क्योंकि पहले से 10 मिला था, दोनों से 18 मिला, तो दूसरे से कितना मिला? तो 18 - 10, पहले वाले का 10 माइनस कर दो 18 अभी वाले से, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेकंड यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड से कितना मिला? 6। फोर्थ से कितना मिला? 28 - 24, 4। पांचवे से कितना मिला? 2। और जब वो 6 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, जब वो 6 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, बताओ उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बताओ जल्दी फटाफट मेरे को, कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जल्दी जल्दी बताना फटाफट, कितना मिलेगा भाई सेटिस्फेक्शन उसको? जल्दी बताना अपना कमेंट्स में, कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। बहुत बच्चों का आंसर आ रहे, बहुत बढ़िया, सभी दो सभी दो। अगर आ भी गए हैं, अगर बच्चों के आंसर आ गए, किसी ने लिख दिया है और आपको भी वही आंसर लिखना है तो लिखो, इससे पता चलेगा कि आप क्लास के अंदर हो, ठीक है ना? प्रिया यादव, सानिया अंसारी, तनिष, लक्की, आकाश, लेखा, खुशी, तनुष, अक्षरा, भावना, नैन्सी, अभी इतने बच्चों के जवाब आए हैं, ठीक है? और उन्हें जिनको जवाब देना फटाफट दो। एक तो बच्चे अप डाउन ज्यादा करते हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, तो सबने आंसर कितना दिया? 0। आंसर क्या मिला है? 0। और 7th यूनिट पर उसका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव चले जाएगा, सेटिस्फेक्शन नेगेटिव चले जाएगा। यहीं पर प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर हिक्स बात करते हैं, ना तो प्रोफेसर हिक्स बोलते हैं, प्रोफेसर हिक्स मतलब जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट वाले हैं, वो बोलते हैं कभी भी एक ह्यूमन पर्सन का कंजप्शन 0 और नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि एक कंज्यूमर कभी भी ऐसी बात नहीं करने वाला है। मैं इसलिए यहां पर ही बता रहा हूं आपको। मगर प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि अगर वो इस लेवल तक कंजप्शन करता है कि अगर उसका सेटिस्फेक्शन 0 चले जाए, ठीक है, और इवन नेगेटिव भी वो जा सकता है।
ध्यान रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है कि अगर एक कंज्यूमर अपना कंजप्शन करते करते जीरो सेटिस्फेक्शन पर पहुंच गया, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसी जगहों को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, हिंदी में बोलते हैं संतृप्ति बिंदु, संतृप्ति बिंदु, संतृप्ति बिंदु। तो ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, संतृप्ति बिंदु, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, मैं फिर लिखता हूं संतृप्ति बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहां पर मिलेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कब मिलता है, या जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, ध्यान रखना एक चीज और, चलो अभी एक चीज और क्या इसे ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल चुकी है थोड़ी बहुत बात, जरा और देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आपको जीरो पे मिल गया। अब एक चीज देखो, यहां मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं कुछ, ठीक है, और वो पॉइंट क्या लिख रहा हूं, पहला पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट। आप देखोगे, आप एक चीज देखोगे, पहली चीज कि जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं, तो एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, तो हमारा, हम सीधा लिख सकते हैं व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, क्या लिखना है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, घटती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, ठीक है, तब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, दैट टाइम टोटल यूटिलिटी, ठीक है, इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीज कर रही होती है, बस बढ़ती है। आप पहला पॉइंट ऐसे देख सकते हो, आपको पता चल रहा है कौन से पॉइंट तक हो रहा है काम, ये पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है तो टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रही है। एक्चुअल में साइन ऊपर का लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ तक बढ़ने पे लगी है 30 यूनिट तक, ठीक है, यहाँ पर तक। तो ऐसे मोमेंट तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, घट रही है, टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप देख ही रहे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या, व्हेन, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रीचेस जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, दैट टाइम टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, अधिकतम होती है। आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। तो मुझे ये बताओ, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तब उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए एट दी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन टोटल यूटिलिटी किस लेवल पर होती है, तो किस लेवल पर होती है, हाईएस्ट लेवल पर होती है। किस लेवल पर होती है, हाईएस्ट लेवल पर होती है। बात समझ आ रही है, कहां पर होती है, हाईएस्ट लेवल पर। हाईएस्ट लेवल टीयू का कब होता है, जब एमयू जीरो होता है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अगर यहां तक बात समझ आई है तो आप थम्स अप बता सकते हो, डन, अंडरस्टूड लिख सकते हो। ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ आए हो तो तब मैं तीसरा पॉइंट भी आपको समझाता हूं इसका। फटाफट आप अपने कमेंट से बता सकते हो अगर आपको बात समझ आई हो कि एमयू के जीरो होने को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। इसीलिए जब पॉइंट एमयू जीरो होता है उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी, मतलब आपका टोटल सेटिस्फेक्शन, कुल संतुष्टि अधिकतम होगी। उस टाइम पर आप संतृप्त हो जाओगे। संतृप्त का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा होता है, ओह अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, उसे कहते हैं संतृप्ति बिंदु।
ठीक है, बहुत बढ़िया। लेखा, प्रिया, नैन्सी, तनिष, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। आकाश, भावना, तनुष, शीतल, लक्की, सानिया, खुशी, आर्यन, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, अभी बहुत बच्चे अभी भी गायब है हमारे। ठीक है, हमारे लाइव में लगभग कितने होने चाहिए, 50-60 क्रॉस तो होने चाहिए थे अपने ही खुद की क्लास के वाले। ठीक है, डन। ठीक है, आप और बच्चों को इत्तला कर सकते हो कि आप गायब हो और आप आ सकते हैं। चलो भाई, आपको यहां तक समझ आ गया, तो थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका? थर्ड पॉइंट नॉर्मली एक बात और बोलता है, क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोलता है यार, जब देखो ये बोल रहे हैं एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम केस क्या है इसका? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव। गोज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव चले जाए, कैसे चले जाए? नेगेटिव चले जाए, ऋणात्मक चले जाए। तो अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चले जाएगा तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग। TU स्टार्ट्स फॉलिंग, घटना शुरू हो जाता है। अब सीधी सी बात है यार, अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, या फिर आपको लो आपकी संतुष्टि बढ़ने की जगह घटने लगी है, बढ़ना तो छोड़ो, घट तो रहा था वो एवरी नेक्स्ट यूनिट से, मगर उसके बाद आप जीरो और नेगेटिव चले गए, तो ऐसे में आपका टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, घटना शुरू हो जाएगा। तो ये घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, ये आपको पता चल चुका है। ये थर्ड पॉइंट है। इसका फोर्थ पॉइंट भी बनाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या बनाया जा सकता है? ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, MU डिक्रीजेस एंड TU इंक्रीजेस वाला, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन MU डिक्रीजेस, मार्जिन यूटिलिटी जब घटती है, उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, बट डिक्रीजिंग रेट के साथ। कैसे रेट के साथ? डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये क्या करता है? डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा होता है। टोटल यूटिलिटी बढ़ती तो है, मगर जितना सेटिस्फेक्शन आपको पहले मिला था उतना सेटिस्फेक्शन आपको अब नहीं मिला। इसका मतलब बढ़ तो रहा है मगर घटती भी दर से। जैसे यहाँ पर 10 के बाद सीधा 20 होना चाहिए था। ठीक है, 10 के बाद क्या होना चाहिए था? मान लो 20 होना चाहिए था। ठीक है, मगर ये 18 हो गया। अब हम सोचते हैं 26 होना चाहिए था, ये 24 हो गया। अब हम सोचते हैं 30 होना चाहिए था, ये 28 हो गया। अब हम सोचते हैं 32 होना चाहिए था, ये 30 हो गया। मतलब बढ़ तो रहा है मगर ये घटते हुए रेट से। मान लेते हैं 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअल में 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर 30, फिर 28। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिक्रीजिंग रेट के साथ टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब आपका जो कुल संतुष्टि है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, वो क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा है। ये आप सोचो कि ये कुछ भी आप कंजप्शन करोगे ना, कुछ भी उपभोग करोगे, मान लो आपने समोसा खरीद लिया, तो हम बोलते हैं कि समोसा खाया, एक समोसा, जो पहले समोसे से आपको जो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि या यूटिलिटी मिली होगी, वो सेकंड से तो नहीं मिलेगी, और थर्ड से और नीचे हो जाएगी, फोर्थ से और नीचे, फिफ्थ से और नीचे, सिक्स तक आते आते बोलोगे हो गया, अब मेरे बस की नहीं है। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं, मेरे बस की नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे बस की नहीं है, मतलब मेरा हो चुका है। ठीक है, हालांकि नेगेटिव शो कर रखा है, ये प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी है। इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं इसके आगे चलूं? अगर इतनी आपको बात समझ आ गई है तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मगर ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। देखो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में संबंध तो करना है, मगर तालिका की सहायता से। इसे कहते हैं तालिका की सहायता से। अब तालिका की सहायता से मतलब ये टेबल को ही एक्सप्लेन करा मैंने, आपको टेबल बताई और टेबल से ही उसके रिलेशनशिप के चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। अब ये तो आपको बात समझ आ गई कि ये टेबल है, क्या है? ये टेबल से हमने एक्सप्लेन करा है। तो इसका दूसरा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मैं आपको समझा देता हूं। 3 वाला रिपीट करना है, ठीक है। थर्ड वाला आकाश, ये वाला, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव, एक बारी बताना मेरे को, हाँ और ना लिखकर फटाफट। थर्ड वाला बताना है, यही थर्ड पॉइंट, जल्दी आकाश। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉलिंग, यही बताना है आकाश। फटाफट रिप्लाई कर दो, हाँ या ना। आकाश का रिप्लाई नहीं आया, मगर मेरे हिसाब से अगर थर्ड वाला पॉइंट यही है तो मैं बता देता हूं, आ गया रिप्लाई। ठीक है, हाँ आकाश। तो यहां पर क्या कह रहे हैं
ये बोल रहे हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बाद नेगेटिव हो जाएगी। देखो टेबल में 0 के बाद -2 हो जाएगी। प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है ये, कि कोई भी एक्चुअल में हम भी नहीं करते कि आपने एक टाइम पर आप संतृप्त हो चुके हो, मतलब हो चुका है कि मेरा हो गया, और उसके बाद आप एक और ले रहे हो, तो सीधी सी बात है आप उल्टी होने वाले केस में जाने वाले हो। इसका मतलब आप जो भी खाया होगा सब निकल जाएगा, क्योंकि आप कभी भी ना ओवर कंजप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आप ओवर कंजप्शन कभी नहीं कर सकते, मगर आप फिर भी अगर आप ओवर कंजप्शन कर रहे हो तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव मिलेगी तो वो आपके टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन तो कम करेगी। तो नेक्स्ट यूनिट देखो 28 की बन गई अपने आप पे। तो इसलिए बोल रहे हैं वो कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉलिंग, तो वो घटना ही शुरू हो जाता है। टोटल यूटिलिटी का करता है घटना शुरू हो जाता है। आ रही है बात समझ आकाश? अगर समझ आ गई है तो लिख दो, अगर दोबारा बताना है तो बताओ मुझे। आकाश अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो मैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल से, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम में चले जाता हूं, ग्राफ में चले जाता हूं। क्वेश्चन ओके, तो आगे चले। तो भाई हमारा ये कॉन्सेप्ट नया आ जाता है। फिर से क्या आता है पढ़ते हैं फिर से। यहाँ फिर टॉपिक शुरू होगा और मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी with the help of ग्राफ या फिर डायग्राम, with the help of ग्राफ। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको। इसे लिखते हैं हम रेखा चित्र की सहायता से, रेखा चित्र की सहायता से टीयू और एमयू में संबंध, टीयू और एमयू में संबंध। देखो पहले वाला जो टॉपिक था वो था टेबल का, अब वाला जो टॉपिक है वो क्या है? ग्राफ का। ध्यान रखना क्या है वो वाला? ग्राफ वाला है। तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन है, मैं दोनों टाइप की चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्या है जरा यहां देख लेते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपका ग्राफ बनाते हैं यहां पर। देखो भाई आपको चीज समझ आ रही होगी। ये हमारे लिए क्या है? ये है हमारा एक्स एक्सेस। जरा मैं समझा रहा ठीक है, जरा समझना। ये ग्राफ का एक्स एक्सेस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं इसको। यहां पर भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये भी एक्स एक्सेस है। ये माइनस वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये भी वाई एक्सेस है। ठीक है, तो आपको ग्राफ दिख रहा होगा। जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें हम बना लेते हैं टोटल यूटिलिटी को प्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर, और जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत नॉर्मल सी बात। ठीक है, ऊपर वाले में टोटल यूटिलिटी को, नीचे वाले में मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्स एक्सेस पर यहां पर होंगे यूनिट्स ऑफ गुड्स। मैं यहां पर इसलिए यूनिट्स लिख रहा हूं, इकाइयां, इकाइयां। इधर भी यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब आप समझोगे तो आपको पता है टेबल के अकॉर्डिंग और हमारे पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग भी अगर हम बोलें तो हमारे पास क्या होता है ना,
मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या करता है, वो घटता है। कैसा करता है जी, वो घटता है, ऐसा जाता है, ऐसा कुछ जाता है, ठीक है, मतलब वो घटता चले जाता है। क्या है जी ये, इस ग्राफ का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। और आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो क्या करेगा, मतलब उसकी टेबल आपने देखी है तो वो डिक्रीज कर रहा है एक बड़े पॉइंट से। जैसे मान लो यहाँ 10 से शुरू हुआ वो, ठीक है, तो वो 10 से शुरू हुआ, ठीक है, और 10 से शुरू होकर वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा घटने पे लगा है। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 0, -2। तो आपको ये बात तो पता चल गई ना। अब यहां पर आपका जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, इस पॉइंट पर आप देखो मैंने यहां पर बना दिया। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब नीचे ग्राफ जा रहा है -y के एक्सेस में जा रहा है तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है और ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। आपको पता चल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी घट तो रहा है, डिक्रीज तो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, मगर वो अभी तक पॉजिटिव है। अभी भी घट रहा है, यहाँ 0 है, अभी भी घट रहा है बट यहाँ पर नेगेटिव है। यह हमें 3 चीज पता चल गई, चल रही पता। तो मुझे बताओ जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, फटाफट बताना भाई जल्दी से। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। शीतल रावत का आंसर आ चुका है, और लोग भी जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दें, जल्दी जल्दी। नैन्सी, शीतल दोनों का जवाब आ रखा है, फटाफट फटाफट जवाब दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, प्रिया का, तनुष का, सानिया का, नेहा का, सबका जवाब मिल रहा है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन से जब आपको ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऊपर को खींचनी है। क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है ऊपर को। कैसे खींचनी है भाई, तो एक कटी हुई लाइन खींच सकते हो आप, सीधा इस तरीके से ले आ सकते हो उसको, ठीक है। इसको मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूं इसको। तो आपको ये पॉइंट पता चल रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, उस जगह से हमने एक लाइन खींच ली और यही अपने आप में एक रिलेशनशिप लाइन बनेगी, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं और क्या है इसमें। अब आप देखोगे जिस टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी ना, उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। क्या होगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और इस तरीके से बढ़ेगी। एक पॉइंट पे जाके टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी, उसके बाद टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। इस तरीके से चलेगा। देखो ग्राफ कैसे बनाया मैंने आपके लिए। तो जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है, हाईएस्ट है, उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। यहां पर टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, यहां पर टोटल यूटिलिटी घट रहा है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, यहां भी मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, यहां भी मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, इसके नीचे भी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगा भाई, ऑलवेज डिक्रीजेस। ध्यान रखना, द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है, ऑलवेज डिक्रीजेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कभी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ सकता है, कभी भी बढ़ सकता है, मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी कब बढ़ सकता है, कभी बढ़ सकता है, हाँ या ना, आंसर दो फटाफट दो। क्या मार्जिनल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है, क्या मार्जिनल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है, फटाफट जवाब दो भाई, जवाब नहीं मिल रहा मेरे को अभी तक। ऑलवेज डिक्रीजेस, प्रिया यादव, नो। अच्छा अगर मैं पूछूं क्या टोटल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है, मुझे फटाफट जवाब दो भाई, कमेंट्स में पहुंचो फटाफट, सभी लोग कमेंट्स में पहुंचो।
फटाफट जवाब देना। मैंने पहले सवाल था मेरा, क्या मार्जिन यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है, उसका आंसर आ चुका है नो। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब दो, उसका जवाब देखना चाहता हूं मैं। क्या टोटल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है? अगर हां तो किस केस में? ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्या टोटल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है? अगर हां तो किस केस में, किस केस में बढ़ सकता है? अगर आपसे सवाल कराया जाए क्या टोटल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है, अगर हां तो किस केस में? सवाल सिर्फ इतना सा है, जल्दी बताओ। यस टीयू इंक्रीजेस, यस टीयू इंक्रीजेस तो लिख दिया। सतीश अब पहुंचा है क्लास के अंदर, ठीक है। सतीश ने नो आंसर लिखा है, पता नहीं पहले वाले का लिखा होगा। लेखा यस, लक्की यस, नैन्सी यस, तनुष यस, नेहा यस, प्रिया, शीतल यस, ओके। शीतल लिखा है, शीतल ने लिखा है यस व्हेन इंक्रीज कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। शीतल ये गलत आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या टीयू कभी बढ़ सकता है, आप बोलोगे हाँ। इन विच केस, तो आप लोगोगे व्हेन इंक्रीज कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। नहीं, बिल्कुल जब टीयू बढ़ेगा एमयू घटेगा, ये तो पता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ओके। टी नैन्सी ने लिखा है टीयू इंक्रीजेस व्हेन एमयू इज डिक्रीजेस। एमयू इज नहीं, एमयू डिक्रीजेस ओनली, ठीक है। एमयू इज नहीं होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है। एमयू डिक्रीजेस व्हेन एमयू डिक्रीजेस टीयू इंक्रीजेस, बट व्हेन एमयू डिक्रीजेस टीयू आल्सो डिक्रीजेस। देखो मैंने क्या बोला, जब देखो आप यहां समझना, जब एमयू यहां पर अभी भी घट रहा है तो यहां पर तो टीयू घट रहा है ना, तो ये केस भी तो वही वाला हो गया, एमयू डिक्रीजेस टीयू डिक्रीजेस। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या टीयू कभी बढ़ सकता है? सवाल क्या है, क्या टीयू कभी बढ़ सकता है? टोटल यूटिलिटी कभी बढ़ सकता है? आप बोलोगे यस दिख रहा है, बट किस केस में? आप बोलोगे एमयू डिक्रीजेस, तो एमयू यहां भी डिक्रीज कर रहा है, एमयू डिक्रीज यहां भी कर रहा है, एमयू डिक्रीज यहां भी कर रहा है, एमयू डिक्रीज यहां भी कर रहा है, तो भाई किस केस में? बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सा आंसर मैं बता देता हूं, ठीक है। यही यहां पर ना बहुत सारे टीचर्स इसको ना बड़ा इजी टॉपिक समझते हैं, बहुत इजी टॉपिक है भी। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम है, मैं कह रहा हूं टेबल भी है, बड़ा आसान है यार, रट्टा मारा कर लिया काम, पेपर में आया लिख कर आ जाओगे। मगर जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूरे जज्बा दिखा देंगे कि क्या आपने पढ़ा एक्चुअल में, ठीक है। आपसे सवाल पूछा है कि व्हेन टीयू इंक्रीजेस, कब टीयू बढ़ेगा, तो आप बोलोगे जब एमयू घटेगा। तो एमयू तो सारे ही केस में घट रहा है ना भाई, एमयू तो सारे ही केस में घट रहा है। मुझे बताओ कौन सा केस ऐसा है जिसमें एमयू बढ़ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए टीयू कब बढ़ेगा, तो आप बोलोगे एमयू घटेगा तब। भाई एमयू सारे केस में घट रहा है, तो टीयू तो तब, टीयू यहां बढ़ रहा है, यहां हाईएस्ट है, यहां घट रहा है, तो यहां पर भी एमयू घट रहा है तब टीयू घट रहा है। तो आपका सिर्फ एकमात्र आंसर है टीयू इंक्रीजेस व्हेन एमयू डिक्रीजेस, बट व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, जब एमयू पॉजिटिव होगा ना तभी टीयू बढ़ सकता है, उसके बाद टीयू नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखना, जब तक एमयू पॉजिटिव होगा, घट रहा है घटने दो, बट तब तक ही टीयू बढ़ेगा। ध्यान रखना ये बात ऐसे ही नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। लाइव क्लासेस में चल रहे हैं, इसका मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं चल रहा है यहां पर, ठीक है। कुछ भी फालतू की चीजें नहीं चल रही, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी ही बढ़ाएंगे, ठीक है। कब बढ़ेगा टीयू तब बढ़ेगा जब एमयू घटेगा, मगर एमयू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और जीरो अपने आप में पॉजिटिव रहता है क्या? जीरो को तो ना तो आप नेगेटिव कह सकते हो ना आप पॉजिटिव कहते हो, ठीक है। 6th-7th क्लास की मैथ्स में पढ़ा आपने। बात समझ आ रही है? मेरी बात अगर समझ आ गई है कि टीयू कब बढ़ता है, टीयू सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब एमयू घटे, बट एमयू पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी टीयू बढ़ेगा। नॉर्मली सारे केसेस पढ़े होंगे भाई अपने, मुझे पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मगर जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात होगी, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी, जब आपकी नॉलेज की बात होगी, तो छानबीन यहां होती है। ऐसे तो कोई भी रट्टा मार के एक क्वेश्चन आया, बच्चों को पास कराना है, 33% चाहिए, 33% तो कोई भी ले लेगा, ठीक है, और कोई भी पास हो जाएगा। क्या पास हो जाने से आपको इकोनॉमिक्स आ गई क्या? इस चीज को समझो जरा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अंडरस्टूड लिखो फटाफट, अभी तो आगे के टॉपिक और कराने हैं, जल्दी जल्दी फटाफट।
अब आंसर के सारे पॉइंट, वो वाले पॉइंट सारे वहीं के वहीं हैं। जो पॉइंट हमने ऊपर लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। जो पॉइंट्स हमने ऊपर लिखे थे वही पॉइंट सेम यहां पर भी होंगे, बट ये ग्राफ के मद्देनजर होंगे। आप लिखोगे एज सीन इन द ग्राफ, एज सीन इन द ग्राफ, वो लिखोगे एज सीन इन द टेबल, तो टेबल में दिख रहा है, ये ग्राफ में दिख रहा है। और कुछ हो रहा है क्या यहां पर? कुछ भी नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है मेरी? अगर आपको समझ आया तो अंडरस्टूड करो फटाफट जल्दी से। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आप गलतियां करने वाले हो। 20 क्वेश्चन आएंगे वहां पर, और 20 क्वेश्चन में से आप अच्छा लेवल नहीं होगा तो वैसे ही टिक कर लोगे। जनरली अच्छा लेवल, मतलब नॉर्मल लेवल बनाया जाता है कि सारे बच्चे पास हो जाएं। कोशिश की जाती है पेपर को इस तरीके से सेट करने की। 50% इजी रहता है, 30% मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है, 20% ही हार्ड रहता है। अगर ये 20% को 100% कर दिया जाएगा ना तो बच्चे पास भी नहीं होंगे। पेपर का रेशियो इसी तरीके से बनाया जाता है। 50% पेपर इजी होता है, 30% मॉडरेट लेवल का होता है, 20% हार्ड होता है। तो आप ये सोच लो कि अगर एक बच्चा 80 क्रॉस कर रहा है मार्क्स सीबीएसई के अंदर, 70, 60 से 80 के बीच में स्कोर कर रहा है, तो उसको एवरेज बच्चा कहते हैं, उसको ही बोलते हैं एवरेज बच्चा यहां पर। ठीक है, 80 प्लस वाला ही है थोड़ा अच्छा लेवल। ठीक है, तो यहां पर आप सोच सकते हो कि 20% ही हार्ड है, 50% तो इजी है, 30% तो मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके आगे दूसरी चीज कर लेते हैं। तो इसके पहला पॉइंट वही है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट विद decreasing rate. Second point, when marginal utility is zero, total utility is high. This is point called saturation, point of saturation. Third point, when marginal utility goes negative, TU starts falling. ठीक है, TU starts falling. Fourth point, फर्स्ट वाले का ही एक्सटेंशन था, वो मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं, लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन। ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पहले भी आया है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई और बच्चे ऐसा ही ग्राफ बनाकर आ गए। यही ग्राफ बनाकर आ गए बच्चे, ध्यान रखना भाई, बच्चे यही ग्राफ बनाकर आए जबकि ये ग्राफ नहीं बनाना था। वहां पर क्या लिखा था? वहां क्वेश्चन लिखा हुआ था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ या फिर अ सिंगल डायग्राम। ये अ वर्ड जुड़ गया, हिंदी में क्या जुड़ गया? एक रेखा चित्र। एक रेखा चित्र की सहायता से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध की व्याख्या करें, की व्याख्या करें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट्स तो चारों के चारों वही रहने वाले हैं, ये पॉइंट चारों के चारों वही रहने वाले हैं, कुछ बदलेगा नहीं यहां पर। तो बदलेगा क्या? तो हम बोलेंगे क्या बदलेगा भाई, ऐसा क्या होने वाला है फिर? तो हम एक नया ग्राफ बनाएंगे। जरा ग्राफ देख लो कैसे बनेगा इसमें। तो इसमें जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर एक ग्राफ ये होगा, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ये वाला होगा। आप देख रहे हो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ माइनस वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है। इस पूरे ग्राफ में क्या होने वाला है? एक ही साथ टीयू भी दिखेगा एंड एमयू भी दिखेगा, टीयू भी दिखेगा और एमयू भी दिखेगा। ठीक है, इधर क्या दिखेगा? इधर यूनिट्स दिखेंगे, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बहुत नॉर्मल सी बात है। करना क्या है? नेक्स्ट एक ही काम करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहां से एमयू का ग्राफ निकालना है ऐसे, जैसा कि आपको बताया मैंने आपको पहले भी। यहां एमयू निकालना है, इसका जो रिलेशनशिप पॉइंट है ये वाला पॉइंट जब 0 हो रहा है तो इस पॉइंट से आपको ऐसे रिलेशनशिप की लाइन खींच देनी है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? यहां से टीयू का ग्राफ बनाना है, ऐसा टीयू का ग्राफ ऐसा बनाना है। ठीक है, और ये बन गया आपका टीयू, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। देखो भाई, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अब यहां एक क्वेश्चन और आ जाएगा, एक क्वेश्चन और है भाई टीयू और एमयू में। आपसे पूछा जाएगा कि टीयू और एमयू, टीयू और एमयू की यूनिट सेम कहां पर होती हैं?
मतलब यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कौन से पॉइंट पर मिलता है, या कौन से यूनिट के कंजप्शन पर आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल होता है। बताओ मेरे को, कौन से यूनिट के कंजप्शन पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर होता है। पहले ही ध्यान रखना, जब रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू आएगा, ये ग्राफ बनाना है, पॉइंट चारों वही लिखने हैं। अगर सिंगल ग्राफ आ गया तो ये ग्राफ बनाना है, पॉइंट चारों वही पुराने वाले लिखने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम में। सिर्फ डायग्राम की हेल्प बताना कि एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है, जैसा कि बुक्स, आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स के हिसाब से आप लिख सकते हो, मगर लिखोगे क्या वो मैंने आपको बता दिया। मुझे बताओ, प्रिया ने आंसर लिखा है, और लोग भी आंसर लिखो, कहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर होती है, कौन सी यूनिट्स पर, कहां पर होती है? प्रिया ने आंसर लिखा है। क्या प्रिया को ही आता है अकेले? क्या प्रिया को ही आता है अकेले? भाई कंजप्शन कहां होता है? जहां पर दोनों बराबर होते हैं वो होती है फर्स्ट यूनिट। क्या होती है? फर्स्ट यूनिट, जैसा कि प्रिया ने लिखा भी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे कहां हो जाएगी तनुष? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे MU 0 होगा, TU हाईएस्ट होगा। मैं पूछ रहा हूं सेम यूटिलिटी कहां पर मिलती है तनुष? कहां मिलेगी? फर्स्ट यूनिट में मिलेगी, वहां पर दोनों ही बराबर होते हैं। आ रही है बात समझ तनुष? क्लियर है मेरी बात? अरे अपना टेबल देखो, अभी टेबल बनाया था आपने, दोनों जगह पर 10-10 था कि नहीं था? फर्स्ट यूनिट पर, फर्स्ट यूनिट पर TU भी सेम, MU भी सेम। बात समझ आ गई? फर्स्ट यूनिट क्लियर है ना? यही तो समझ रहे हैं। देखो छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, पास होने वाली बातें 50% 30% तो हर कोई समझ जाएगा भाई। आपके अंदर एक अनोखी एबिलिटी कब आनी है? जब आप उस 20% हार्ड चीज को करोगे। जब मूर्ति बनाते हैं ना किसी की, जब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है संगमरमर की, तो पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना ऐसा इंसान के शेप में तोड़ना आसान काम है, मगर सबसे टफ टाइम जो होता है ना, कठिन टाइम और हार्ड वर्क जो होता है, वो उसकी बारीकियां निकालने में होता है। तो वही बारीकियों की बात हम यहां पर भी कर रहे हैं। आ रही है बात समझ सबको? बात समझ आ रही है? बारीकियां क्या है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो मैं इसे आगे करता हूं, ठीक है, इसको आगे करता हूं। और आज हमें एक और टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक या तो अभी पढ़ लेते हैं, बट मुझे लगता है टाइम उतना है नहीं, और बड़ा मेन टॉपिक है हमारे आगे के टॉपिक के लिए, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वही MU है, फिर से आ गई बात, ये वही MU है जो एवरी नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहा है। एवरी नेक्स्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन है, एवरी नेक्स्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन है सीमांत उपयोगिता। एवरी नेक्स्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन है सीमांत उपयोगिता, ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता। और वो बोल रहे हैं इसका नियम क्या है, क्या नियम बताता है, क्या लॉ क्या है इसका। बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहीं से करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास की। बस थोड़ा सा फिर भी समझ लेते हैं कि क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एवरी नेक्स्ट यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है? वो हमेशा घटता है। अभी तो बताया हमने, MU हमेशा घटता है। MU स्टार्टिंग में घटा, फिर घटा, फिर घटा, और ये घटता ही जा रहा है। बस भाई घटता जा रहा है, कोई रोको इसको? कोई रोक सकता है? नहीं। तो हम बोलते हैं कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर अपने किसी भी गुड्स के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने यूनिट्स को बढ़ाएगा, ठीक है, क्या बढ़ाएगा? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी यूनिट्स को बढ़ाएगा, तो क्या होगा? उसका एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो घटता चले जाएगा, वो घटता चले जाएगा। इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं, इसी को फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। मगर इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, अजम्पशन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। इसे कहते हैं संतुष्टि का आधारभूत नियम, या फिर आधारभूत मनोवैज्ञानिक
नियम। तो नेक्स्ट क्लास में समझते हैं इस टॉपिक को, और इसके बाद हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। 1 से 2 क्लास और लगेंगी, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक में चले जाएंगे। तो आपको आज की चीज समझ आई होगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है 11th क्लास के लिए, क्या आप लिखोगे भरत बौड़ाई BOURAIECO, तो आपको मिल जाएगा 11th इकोनॉमिक्स BNS ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर 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 उस चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो मैं उसमें नोट्स वगैरह भी भेजते रहूंगा। चलो, तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और आज का जो भी पढ़ा हुआ है, छोटी छोटी बारीकियां, उसको जरूर ध्यान रखना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, सब लोगों को बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।